जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे 13 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो है 554 नंबर की क्लास। लगातार 554 डेज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। साथियों, एक दिन मेहनत नहीं करना है, दूसरे दिन मेहनत नहीं करना, तीसरे दिन मेहनत नहीं करना है। जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें मेहनत करना है। ठीक है, आपने देखा था पिछला जो वर्ल्ड कप था, हम हार गए थे फाइनल मुकाबले में, कितना बुरा लगा था। इंडिया ने कोई भी मैच नहीं हारा था वर्ल्ड कप में 2023 के। हम सब ने मतलब कितना बुरा एहसास था। फिर वापस से उन्होंने क्या किया, गियर अप किया अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो पहले हारे फिर जीते, लेकिन हमें यहाँ पे 7 महीने का इंतजार करना पड़ा। उसी प्रकार से अगर आपको हार मिलती भी है तो कोई बात नहीं, वो आखिरी समय पे जाकर के हारे थे, पूरा देश यहाँ पे रोया था। लेकिन फ्रेंड्स, वापस से वो चुनौतियों को स्वीकार किए। अब आपको पता है वो फिर से विश्व विजेता बन गए हैं। तो आपके पास दोबारा मौका है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाकिस्तान के हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, इनका नाम है आलिया नीलम। क्या नाम है इनका? आलिया नीलम। अब देखो, याद करना बहुत आसान है। आपको तो पता भारत में एक आलिया भट्ट है जो अभिनेत्री है, तो आप उनको लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बना दीजिए। अब आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहां पर रोशनी नाडर की हम बात करें तो दोस्तों, अभी फ्रांस के द्वारा इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फ्रांस ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, नाइमा खातून की बात करें फ्रेंड्स, तो इनको यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का यहां पर पहली महिला चांसलर बनी है, नाइमा खातून बनी है। दोस्तों, जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये प्राइम मिनिस्टर बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो कॉन्गो की यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी है। इनका क्या नाम है, याद रखना है आप सभी को। ये है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कॉन्गो की प्राइम मिनिस्टर बनी है। चलिए, ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया, अब पूरे डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो आलिया नीलम को पहले आप देखें मेरे पीछे, तो आप यहां पर आलिया नीलम को देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की यहां पे लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया नीलम को चीफ जस्टिस पद की यहां पे शपथ यहां पर ली गई है, ये यहां पे शपथ ली है। और फ्रेंड्स, पंजाब प्रोविंस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला हाईकोर्ट की पहली महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनी है। इसका ये आप निकाल सकते हैं पूरा सार कि लगातार अभी पाकिस्तान में भी महिलाओं में काफी सुधार हो रहा है, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे बदल रही है। पहले महिलाओं को राइट्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब पाकिस्तान में सारी चीजें बदल रही हैं। अभी आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट देखोगे तो महिलाओं को यहाँ पे समान अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान, भारत, कहीं भी हो, सभी जगह पे महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करें कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। इन्होंने यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट की है। तो देखिए, आमतौर पे भारत में भी जो CGI होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। अब साथियों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 2021 में पहली बार किसी महिला को भेजा गया और इनका नाम है आयशा ए मलिक। तो आयशा ए मलिक की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 2021 में अपॉइंटमेंट हुई है। तो आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस बनी थी। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में आप यहां पर देख पा रहे हैं मरियम नवाज को। तो पाकिस्तान पंजाब की सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज। अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनका क्या नाम है, तो डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये यहां पर इस पद पर पहुंची हैं। दोस्तों, यहां पर प्रथम महिलाएं 2024 में जो इंपॉर्टेंट महिलाएं अभी अपॉइंट हुई हैं, आइए उससे भी यहां पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रेचल रिस लिखा हुआ है। अभी आपने देखा ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन में यहां पर जो
स्टारमर हैं, वो वहां के कीर स्टारमर देश के नए प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन में। बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो यहां पर रेचल रिव्स की बात करें तो ये सबसे पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, सबसे पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बनी है। इनका नाम है रेचल रिव्स नाम है। अनामिका भी राजीव की डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेवी में पहली महिला पायलट बनी है। नेवी में पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अनामिका भी राजीव। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरमा पाड़ी की। तो ओडिशा की दूसरी यहां पे स्पीकर बनी है। ओडिशा विधानसभा की स्पीकर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? मनीषा पाड़ी नाम है, सुरमा पाड़ी नाम। ठीक है, अब यहां पर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं जसिंथा कल्याण, ये पिच क्यूरेटर बनी है। कौन बनी है? पहली पिच क्यूरेटर बनी है जसिंथा कल्याण। इन्हें भी आप लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम वीरा लक्ष्मी सबसे पहली एम्बुलेंस ड्राइवर। मेरे पीछे एम वीरा लक्ष्मी को देख पा रहे हैं। तो एम्बुलेंस ड्राइवर, अगर आपसे पूछा जाए कौन है ये, तो ये एम्बुलेंस ड्राइवर आपको याद रखना है। ठीक है, एम्बुलेंस ड्राइवर। ओके, नीना सिंह जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक है, सीआईएसएफ की। सुमन कुमारी बीएसएफ की महिला स्नाइपर, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। ये कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है, ये है सुमन कुमारी जी। ठीक है, आइए देखते दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं एनबीडीए, तो एनबीडीए का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे एनबीडीए के अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो रजत शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। रजत शर्मा को यहां पे एनबीडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो देवेंद्र झाझरिया की हम बात करें तो जो पैरालंपिक एसोसिएशन है, पैरालंपिक एसोसिएशन, उसके यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। अनुराग अग्रवाल की हम बात करें तो जो संसदीय सुरक्षा है, जो पार्लियामेंट्री यहाँ पर सिक्योरिटी है, संसदीय सुरक्षा के ये यहाँ पे कौन है? ये चेयरपर्सन है। ठीक है, निखिल जोशी की हम बात करें तो आपने बोइंग इंडिया सुना होगा, तो बोइंग इंडिया डिफेंस लिमिटेड के ये यहाँ पे चेयरपर्सन है, बोइंग इंडिया डिफेंस लिमिटेड के। ठीक है, सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया। अब आइए चलते रजत शर्मा। रजत शर्मा को तो आप सभी ने देखा होगा। यहां पर रजत शर्मा इंडिया टीवी जिसे हम कहते हैं, इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं और ये प्रधान संपादक है रजत शर्मा। ये न्यूज ब्रॉडकास्टर और डिजिटल एसोसिएशन, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीडीए कहते हैं, तो ये चेयरमैन बने हैं न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के। ये यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर हम बात करें एनबीडीए है क्या, तो एनबीडीए भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यानी आप कह सकते हैं एपेक्स बॉडी है जो पूरे न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करती है, यहाँ पे कंट्रोल करती है। तो देश के जितने भी समाचार नेटवर्क है सब एनबीडीए के अंदर आते हैं। एनबीडीए का गठन हुआ था 3 जुलाई 2007 को, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं जो हाल ही में हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख एडवाइजर किसे बनाया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है शील नागू। क्या नाम है इनका? शील नागू इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 3 जो नाटो से रिलेटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो काफी न्यूज में है और आपको नाटो के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो का यहां पर जो सम्मेलन है वॉशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहां पे अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जेनेवा लिखा हुआ है, तो जेनेवा में ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का 112वां सम्मेलन अभी हुआ है। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है। यहां पे एससीओ का समिट हुआ है, एससीओ का समिट यहां पर हुआ है। पिछले साल भारत में हुआ था, नेक्स्ट ईयर चाइना में होगा। ठीक है, अभी न्यू दिल्ली में क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल शुगर काउंसिल है, इंटरनेशनल शुगर काउंसिल की बैठक हुई। इंटरनेशनल शुगर काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय जो शुगर परिषद है, उसकी बैठक हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, तो अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में 9 से लेकर 11 जुलाई तक नाटो शिखर सम्मेलन यहां पर
आयोजित किया गया है। और यहाँ पे नाटो का इस बार 75th एनिवर्सरी मनाई गई। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में नाटो की स्थापना हुई है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस सम्मेलन में पहली बार स्वीडन भी शामिल हुआ। टोटल 32 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं नाटो में। जो 31st मेंबर है फ्रेंड्स वो फिनलैंड है, 32 नंबर का मेंबर स्वीडन है। तो नाटो सम्मेलन में मोस्टली यूक्रेन को लेकर डिस्कशन हुआ है कि यूक्रेन की हम कैसे ज्यादा मदद कर सकते हैं, कैसे उसको युद्ध से बाहर ला सकते हैं। और यहां पर यूक्रेन की मदद को लेकर के बहुत बड़ी यहां पर उपलब्धि हासिल हुई है। सारे नाटो के देश इस बार पूरी तरीके से मदद करना चाहते हैं यूक्रेन का, यहां पर देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अब और ज्यादा जंग बढ़े, क्योंकि रशिया ऐसे मानने वाला नहीं है। नाटो की बात करें तो नाटो एक्चुअली सोवियत संघ के विरुद्ध बनाया गया एक सामूहिक सुरक्षा यहां पर संगठन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ओनली अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 को नाटो की यहां पे स्थापना हुई है। यहां पे हम बात करें इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 32 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद है। और इसके महासचिव हैं मार्क रूट। क्या नाम है इनका? मार्क रूट। पहले नीदरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब यहां पर मार्क रूट इसके यहाँ पे अभी महासचिव बन गए। ठीक है, देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको बता दूं कि एक ड्रोन दीवार बनाई गई है रूस से बचने के लिए। तो 6 नाटो कंट्री है यहां पर, आप देख सकते हैं। फिनलैंड, यहाँ पे फिनलैंड देखिए आप, नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड, एस्टोनिया और लतविया और लिथुनिया, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, लतविया, लिथुनिया, ठीक है, पोलैंड। और यहां पर एक ड्रोन दीवार बनाई जाएगी कि अगर कोई भी अटैक होता है तो पहले से हम अलर्ट रहें। तो एक ड्रोन दीवार बनाई जा रही है, ठीक है, रूस से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स कल 12 जुलाई था और 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जुलाई को मनाया गया। अब देखिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो यहां पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 14 जुलाई को क्या होता है? फ्रांस का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना, बेस्टिल परेड डे मनाया जाता है। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी 14 जुलाई को गए भी थे, एज अ चीफ गेस्ट यहां पर गए थे। तो फ्रांस की स्थापना दिवस मनाई जाती है। और 6 जुलाई को जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, जिससे हम कहते हैं ऐसी बीमारी जूनोसिस, जूनोटिक बीमारी होती हैं जो जानवरों से मानवों में पहुंचती हैं, इंसानों में पहुंचती हैं। तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहां पर आप मलाला यूसुफजई को देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। 12 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है और इन्हीं की याद में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तो 2013 में इनको यहां पर यूनाइटेड नेशन ने महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए सम्मानित भी किया था और यह फैसला किया था कि 12 जुलाई को हर साल मलाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए मलाला यूसुफजई का जन्म कब हुआ है? 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के मिंगोरा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों तालिबान के प्रतिबंधों पर इन्होंने काम किया था, उनके विरोध गए थे और महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया था और गोलियां भी खाई थी। हालांकि बाद में इनकी जान बच गई, फिर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो 2012 में इनको गोली मारी गई थी और फिर पूरा देश, पूरा विश्व इकट्ठा हो गया था। 2014 में केवल 17 साल की एज में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली ये महिला बन गई। ठीक है, तो 2015 में यूसुफजई के सम्मान में एक जो क्षुद्र ग्रह जिसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं उसका नाम भी रखा गया था 316201। एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, 2014 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी और यहां पर मलाला यूसुफजई दोनों को साथ में मिला था। कैलाश सत्यार्थी भारत से बिलोंग करते हैं और वो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, उससे भी मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं इंपॉर्टेंट डेज को भी। तो 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस मनाई जाती है, सीआरपीएफ फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को आपको 28 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे है और यह मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, 28 जुलाई को मनाया जाता है।
29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ है, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और डेली करंट अफेयर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे हर दिन की, हर महीने की पीडीएफ मिल जाएगी। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आप हर महीने की यहां पर मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ आपको मिलेगी, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ मिलेगी, जीके जीएस के हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपके लिए बहुत स्पेशल टेस्ट है, हर मंथ का आपको टेस्ट मिलता है, और अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 साल की पूरी ई बुक आपके लिए लॉन्च की है, ईयरली बुक, जिसमें 500 एमसीक्यू है, जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024, ये आपको यहाँ पे मिलेगी। ये ईयरली एंड हाफ ईयरली लिखा है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ठीक है, और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, मैराथन पूरी क्लास हमारी 700 क्वेश्चन की हो चुकी है, आप उससे जरूर देख लीजिएगा, 750 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कितने % का आरक्षण देने का घोषणा किया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस्ड टू फॉरवर्ड अग्निवीर्स टू आरपीएफ, बीएसएफ एंड सीआईएसएफ? तो जो अभी अग्निवीर का पहला बैच आया है उनको यहाँ पे आरक्षण देने का फैसला किया गया है ताकि वो यहाँ पे अपने जो सेवाएं हैं भारत देश को देते रहें। तो यहाँ पे इनके आरक्षण को 10% दिया गया है। 10% का आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को आरपीएफ में, बीएसएफ में और सीआईएसएफ में प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, आरपीएफ को हम बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ को बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब ये क्या होता है, हमारी महारत्न कंपनी हमारी धरोहर स्थलों को यहाँ पे रक्षा करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे लगाई जाती है, 1965 में एस्टेब्लिश हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल तो आप जानते हैं, जो रेलवे की संपत्तियों की यहाँ पे सुरक्षा करते हैं उनको हम आरपीएफ कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और भी पहले भी घोषणाएं की हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अग्निपथ योजना की डेट आप जरूर याद रखिएगा, काफी विवादित था ये। तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि 17.5 साल से 21 साल के जो एज के युवा हैं वो 4 साल के लिए भर्ती यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 25% जो यहाँ पे बचेंगे उनको 15 साल तक सेवाएं देनी है, 15 सालों तक उनका सेवा का प्रावधान रहेगा। 75% को रिलीज कर दिया जाएगा, 25% को रिटेन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि 2022 में फैसला किया गया कि जो पहले 21 साल उम्र थी वो अब यहाँ पे 23 साल उम्र कर दी गई है। पहले साल का पैकेज 4.76 लाख होगा और चौथे साल का पैकेज 6.92 लाख होगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलेंगे रिस्क फैक्टर के हिसाब से। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम भारत में कृषि क्रांतियों के जनक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है वो है MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के पिता है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जो जनक है वो अरुण कृष्णन है, जो कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, वो है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक यानी जो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हीरा लाल चौधरी हैं। और गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली से रिलेटेड है, दुर्गेश पटेल, ये यहाँ पे भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक जो है निरुपम स्तुतेज हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक टमाटर और मांस के लिए कहा जा रहा है विशाल तिवारी जी हैं। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने रहा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना की रिपोर्ट पेश की गई। भारत की जनसंख्या 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? तो भारत की जनसंख्या 2062 तक अपने सबसे हाईएस्ट में होगी, 1.70 बिलियन हो जाएगा। हालांकि 2062 के बाद से भारत की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। 2062 तक सीधे ग्राफ बढ़ेगा,
ऐसा यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, 2062 तक 1.70 बिलियन हो जाएगी भारत की जनसंख्या, 38 साल के चरम पर होगी, यानी 38 इयर्स में सबसे हाईएस्ट पे होगी, और 2062 के बाद भारत में जनसंख्या में गिरावट आएगी, ऐसा यहां पे डेटा दिया गया है। क्लियर है? अभी वर्तमान में इनके हिसाब से भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अभी सेंसेक्स नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है, बट इन्होंने डेटा पेश किया है कि हमारी जो जनगणना है, हमारी जो जनसंख्या है, उसने चाइना को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। चाइना सेकंड नंबर पे जो 1.419 बिलियन, अमेरिका थर्ड नंबर पे 345 मिलियन। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें तो 2045 तक भारत और चीन अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है अमेरिका को पीछे छोड़ेगा और थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पाकिस्तान बनेगा। आइए देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ये किस राज्य के चीफ जस्टिस बने हैं? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के ये यहां पे चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए, पंजाब और हरियाणा के पहले जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश के, वो थे शील नागू। कौन है? शील नागू। तो ये यहाँ के अभी यहां पर बन गए शील नागू, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के जो यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं वो है रितु बहरी। क्या नाम है इनका? रितु बहरी नाम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओडिशा हाई कोर्ट के कौन है, तो दोस्तों चक्रधर सिंह चरण, चक्रधर सिंह चरण। ठीक है, तो ये यहाँ के सीजे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया होंगे। ठीक है, गुरमीत सिंह संधवालिया इसके पहले पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, अब यहां पर मध्य प्रदेश के बन गए। अब दोस्तों हाई कोर्ट की बात आई है, तो हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में हम बात करें तो जो उनके जज होते हैं और जो उनके सीजे होते हैं, उन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल नंबर 217 के तहत होती है, 217 खंड 1 के तहत यहां पर की जाती है। भारत में 25 हाई कोर्ट है। आमतौर पर हम गलतियां कर देते हैं कि जो हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो राज्यपाल करता है, ऐसा हमारे मन में होता है, पर यह गलत है। देखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और जो हाई कोर्ट के यहां पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये आप ध्यान रखना, गवर्नर दिलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? यानी जो सेम सेक्स है, होमोसेक्सुअलिटी है, उसको यहां पे बोला गया है कि एक अपराध है। ठीक है, तो बुर्किना फासो इसका सही आंसर हो जाएगा। बुर्किना फासो ने यहां पे बताया है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वह समलैंगिकता एक अपराध है, यानी सेम सेक्स के साथ, मतलब लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, ये एक अपराध है। अब देखिए, हंगरी की बात करें तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि यूरोपियन यूनियन का भी अध्यक्ष बना है। हर 6 महीने में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष बदलते रहते हैं, अभी हंगरी यहाँ पे अध्यक्ष बना है। मालदीव्स ने यहाँ पे इजरायली जो पासपोर्ट है उसको यहाँ पे बैन कर दिया है, इजराइल के यहाँ पे नागरिक मालदीव्स नहीं आ सकते हैं। देखिए, चार्ड की हम बात करें तो चार्ड जो है, आप देखिए चार्ड के यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट बने हैं, ये पूछा जा सकता है। चार्ड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका नाम है अल्लाने हलीना। क्या है? अल्लामे हलीना। ठीक है, ये आपको चार्ड के प्राइम मिनिस्टर बने, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो बुर्किना फासो की सेना की सरकार ने अभी कहा है और ये बोला है कि संशोधित पारिवारिक संहिता के मसौदे को अपनाया है और समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पे अपराध माना है। तो जो ड्राफ्ट होगा कानून बनाने से पहले अभी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जब ये पास हो जाएगा तो यहाँ के सैन्य प्रमुख है इब्राहिम ट्रेओरे, तो इनके पास जाएगा और उसके बाद पास किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी सेना का शासन चल रहा है, यहाँ पे आर्मी रूल कर रही है। बुर्किना फासो 2022 में लगातार 2 तख्ता पलट के बाद यहाँ पे सैन्य शासन के अधीन चल रहा है। बुर्किना फासो की हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है ओगाडुगू और इसके अंतरिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रेओरे। यहां पर आप देखिए बुर्किना फासो,
जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा। इसके सराउंड में घाना है, कोटे डिवायर है और माली है, नाइजर है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये वेस्ट ऑफ अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, और भी जगहों पर यहां पे समलैंगिक संबंधों को लेकर के कानून बनाए गए, जैसे इराक में 15 साल की कठोर सजा है, घाना की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया है, ग्रीस में समलैंगिक विवाह को वैध माना गया है, नेपाल में समलैंगिक विवाह को यहां पे वैध माना गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के कानून देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, शिवानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने गीता पे हाथ रख करके शपथ ली है? शिवानी राजा हैज बिकम एन एमपी इन विच कंट्री हु हैज टेकन ओथ बाय प्लेसिंग हर हैंड ऑन द गीता? तो गीता पे हाथ रख के शपथ ली है, तो ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ब्रिटेन में अभी नई सरकार बनी है, तो ब्रिटेन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज हमें कवर करना जरूरी है, हमें कवर करना इंपॉर्टेंट है। गीता चूंकि भारत में एक बहुत आपको पता है हिंदू ग्रंथ है और काफी ज्यादा मान्यता है गीता की, और ये एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, पूरे दुनिया में इसे अपनाया जाता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। तो ये भारतीयता की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, भारतीयता की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो ब्रिटेन में आप देखोगे वो भारतीय मूल के हैं और बहुत ज्यादा उनकी बिलीफ हिंदुइज्म की तरफ है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक प्रकार की आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक सोच है। ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की जो सांसद है शिवानी राजा और एक ईसाई सांसद है बॉब ब्लैकमैन, इन दोनों ने यहाँ पे भागवत गीता पर हाथ रखकर सांसद जो यहाँ की सांसदी है, जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ की कह सकते हैं आप ये एमपीज बने हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, इन्होंने यहाँ पे ओथ लिए, शपथ ली है। दोनों ही यहां पर देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, हालांकि ऋषि सुनक इस चुनाव में हार गए, लेबर पार्टी यहां पर आ गई है। दोस्तों ये यहां पर देखें, ये जो दोनों आप यहां पे सांसद देखेंगे तो ये खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ब्रिटेन में अभी डेटा बताया गया है कि जो भारतीय मूल के 107 कैंडिडेट 107 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, इसमें 29 को जीत मिली है, 29 ने यहाँ पे जीता है। वहीं पे बॉब ब्लैकमैन की हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर रहा, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पर पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज इन विच स्टेट वेयर द फर्स्ट एवर कंटेनर शिप हैज बीन अराइव्ड? तो विजिंजम अंतरराष्ट्रीय ये कहां पर है? केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में ये कंटेनर जहाज पहुंचा है। ठीक है, तो साथियों चीन से सैन फर्नांडो नाम का एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज पहुंचा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं केरल में एक नया विजिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह यहां पे पहुंचा है। अगर हम बात करें विजिंजम बंदरगाह की क्वालिटीज की, स्पेशलिटीज की, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, बहुत बड़ा कंटेनर बंदरगाह का। यहाँ पर आराम से बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पे पहुंच सकते हैं और ये भारत का पूर्ण विकसित गहरा पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। इसे किसने डेवलप किया है? तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स ऑपरेट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों यहां से कार्गो के लिए लॉजिस्टिक लागत जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ये काम करेगा। जो विजिंजम पोर्ट है इसकी डेप्थ 20 मीटर है, 20 मीटर गहराई है, 400 मीटर लंबा है, 16 मीटर ड्राफ्ट वाला जहाज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का सबसे गहरा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंजम बंदरगाह है। दोस्तों आज यहां पर हम केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ पाएंगे क्योंकि आज मेरी ट्रेन है, इसलिए ट्रिपल आर आज नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका ल्यूसेंट जीके नहीं करेंगे और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं, टेस्ट भी नहीं करेंगे, केवल आज हम रिवीजन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा केवल आज रिवीजन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। पर आपका जानते हैं आप कुछ भी हो जाए मैं आपको आपका लेक्चर पहुंचाता हूं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है, वो आपके पास पहुंचेगा चाहे जो भी कंडीशन हो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? तो कोलंबो में शामिल होने वाला बांग्लादेश 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की जो टोटल आबादी है वो कितनी हो गई है? तो इसकी टोटल आबादी हो गई 19,918, 19,918।
सुप्रीम कोर्ट में नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन यहां पे भारत के 50वें सीजीआई DY चंद्रचूड़ जी ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है? तो 41 ईयर्स के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। कहां पे? ऑस्ट्रिया, इसको सही कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादों को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों भारत और यहां पे ताइवान के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में यहां पर यह बैठक आयोजित की गई है। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया गया? तो अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन ये कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया है? तो मोशी को यहां पे फ्रांस ने लॉन्च किया है, ठीक है। राम बुक्सानी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो राम बुक्सानी भारतीय उद्योगपति थे। एटना और स्ट्रोम्बली में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश से संबंधित है? तो एटना और यहां पे स्ट्रोम्बली में विस्फोट हुआ, ये दोनों इटली से रिलेटेड है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।